बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इसहाक डार के इस्तीफ़े पर एक नया फड्डा पड़ चुका है। इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की मुलाकात में क्या बात हुई है, इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। और नवाज शरीफ इस वक्त एक नया पंगा लेने के लिए तैयार बैठे हैं, जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ के मामले पर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से इमरान खान की एक स्टेटमेंट आई और उस स्टेटमेंट के बाद तीर निशाने पर जा लगा है। हामिद मीर ने इस सारे के सारे मामले पर पेट्रोल छिड़क दिया है और ये जो पेट्रोल छिड़का गया है, इन्होंने इस मामले पर, मैं समझता हूं कि उसकी वजह से ये साबित हो चुका है कि इमरान खान का तीर सही निशाने पर जा लगा है, क्योंकि अब जो चीखें हैं वो बता रही हैं कि असल मामला, असल माजरा क्या है। इस वक्त जो मसाइल हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए वो बढ़ते जा रहे हैं और मुल्क भर के अंदर इंतखाबात के हवाले से चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं कि पंजाब में इंतखाबात होने हैं। अब ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पर जनरल इलेक्शन करवाए जाएं, इसका जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन करवाया जाए और इस तरह से अगर होता है और पंजाब और KPK के इलेक्शन एक दफ़ा नहीं होते तो ये जो सिनेरियो है ये पाकिस्तान का बहुत सा पैसा बचाएगा। और तकरीबन हमारे पास इस वक्त जो खबर पहुंच रही है उसके मुताबिक 75% यानी 75% इसके अंदर पैसा जो है वो बचाया जा सकता है अगर विफाक और प्रोविजनल जो इलेक्शन है वो एक ही वक्त पर होते हैं। अब एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आपको बता दूं कि अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर उमर फारूक ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया है और कहा है कि हुकूमत के रवैये से नाखुश हैं, हमें हुकूमत से निकल जाना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी ने शहबाज शरीफ के लिए खतरे की एक घंटी बजाई है। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा उमर फारूक का कहना था कि इस वक्त हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए और इससे बाहर निकलना होगा। चंद दिनों में पार्टी मीटिंग है, हतमी फैसला करेंगे। रहनुमा ANP का कहना था कि हमारी मीटिंग का बुनियादी एजेंडा हुकूमत से निकलने पर मुशावरत है। मैंने सेनेट में अपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए पार्टी को तहरीरी दरख्वास्त कर दी है। उमर फारूक का कहना था कि हम हुकूमत के तरीक़ाकार से नाखुश हैं। मैंने कह दिया कि हुकूमत के किसी बिल की हिमायत नहीं करूँगा। उनका कहना था कि अदम इस्तेकाम की वजह हर महकमे का अपना काम छोड़कर दूसरे काम करना है। PDM को कहा, पहले फैसला कर लें, पार्लियामेंट की आज़ादी तक ऐवान में नहीं जाएंगे, आज़ादी तक इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, फिर ये किस तरह लाएंगे। रहनुमा ANP ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उनको पार्लियामेंट का नशा है और जब तक ये नशा नहीं छोड़ते ऐसा ही होगा। सियासतदान का कसूर है, अगर किसी से नाराज है तो दूसरा खुश करने में लग जाता है। अब नाज़रीन इकराम, इस हवाले से नून लीग की मजीद यानी PDM की मजीद जो है वो मुश्किलात बढ़ गई हैं। अब यहाँ पर एक और ख़बर ये आ रही है कि PDM इत्तेहाद एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए मजबूर है। अगर अलग अलग इलेक्शन हुए तो इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा और पीपल्स पार्टी को भी सिंध के अंदर अपनी फिक्र पड़ गई है, क्योंकि अलग अलग इलेक्शन में धांधली जो है वो करना मुश्किल हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ANP को शायद यही इशू है कि अगर प्रोविजनल इलेक्शन हो जाते हैं 5 साल के लिए, पंजाब में इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है, उसके बाद उनके लिए जो है वो सब कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। मुबैना निगरान सेटअप इस वक्त चल रहा है, तो निगरान सेटअप के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत आएगी, यहाँ पर इमरान खान के वज़राए आला होंगे, तो उनके लिए विफाक के हवाले से धांधली करना मुश्किल होगी और अब ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि स्टेट मशीनरी इमरान खान के हक में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इन्हें ये पता लग चुका है कि इन दोनों सूबों के अंदर अगर इमरान खान की हुकूमत होती है तो नेशनल असम्बली के जो इलेक्शन होंगे उसमें धांधली करना नामुमकिन होगा। और पीपल्स पार्टी को ये एक बहुत बड़ा कंसर्न लग रहा है और पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत आगे के ख्वाब देख रही है, बहुत बड़े ख्वाब देख रही है। इलेक्शन के अंदर एक रिप्लेसमेंट के तौर पर नून लीग का वोट बैंक उन्होंने नून लीग का साथी बन के ख़त्म किया है। देखें किस तरह इनकी जड़ों में बैठना हो तो अगर आपने किसी की जड़ों में बैठना हो तो दुश्मन बनकर तो शायद आप कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन किसी का सही रंग में बेड़ा गर्क करना हो
تو اس کا دوست بن کر سکتے ہیں، اسے غلط مشورہ دے کے، اس کے کندھے پر بندوق رکھ کے، جس طرح زرداری نے نواز شریف کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے اب اتحاد کو مجبور کیا جا رہا ہے، وہ خود اتحاد بھی اس سارے معاملے کے اندر مجبور ہو رہا ہے کہ وہ ایک ساتھ الیکشن کروائے۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف اور شہباز شریف کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اندرونی کہانی بھی سامنے آ چکی ہے اس حوالے سے، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو تیر ہے، اس عمران خان کا جو تیر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی وہ کس طرح سے نشانے پر لگایا، حامد میر نے اس کی کس طرح سے گواہی دی ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن پہلے اسحاق ڈار کے استعفے کے معاملے کے اوپر آپ کو بتا دوں کہ اسحاق ڈار کے استعفے کی گونج جو ہے وہ اس وقت آ رہی ہے۔ اسحاق ڈار کے حوالے سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب اگر الیکشن کے حوالے سے ڈیلینگ ٹیکٹک اپنائے جاتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو قربانی کے لیے جو ہے وہ اسحاق ڈار اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو تیار کیا جا رہا ہے، لیکن اسحاق ڈار کسی بھی صورت جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ کل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے، اور جس طریقے سے ان کے اندر تکبر اور غصہ پایا جاتا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر نواز شریف کے یہ سمدھی ہیں، اور نواز شریف خاندان جو ہے اس کے کسی فرد کو بھی نقصان جو ہے وہ پہنچانا یا ان کے مفاد کے خلاف جانا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف بیچارے بھی مجبور ہیں، یہاں تک کہ صحافیوں میں سے کسی صحافی نے ان کے استعفے کے حوالے سے ایک سوال کیا تو انہوں نے بڑے غصے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ جواب دیا، اور بڑے سخت غصے کے اندر اسحاق ڈار نظر آئے۔ اسحاق ڈار کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے 8 سیکنڈ کا، وہ ذرا آپ 2 مرتبہ اسے سنیے گا، پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ نان اینٹیز ہیں کہ جی ریزائن کرے، میں کیوں ریزائن کروں؟ میں کون ہو تم؟ بلینز آف روپیز جا کے جو ڈیفینڈ دے گئے تھے، تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے۔ وہ نان اینٹیز ہیں کہ جی ریزائن کرے، میں کیوں ریزائن کروں؟ میں کون ہو تم؟ بلینز آف روپیز جا کے جو ڈیفینڈ دے گئے تھے، تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے اسحاق ڈار کی گفتگو کو سنا، ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ کس طریقے سے اس معاملے کے اوپر شدید غصہ ہیں، اور نواز شریف جو ہیں وہ اس حوالے سے ایک نیا پنگا لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب سینئر تجزیہ کار ہیں کامران یوسف، ان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات کے اندر کیا ہوا اس سے متعلق میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر یہ بات سچ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اپنے ادارے کی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات رؤوف کلاسرا کے ایک سوال کے جواب میں کہی۔ رؤوف کلاسرا نے کہا تھا کہ ان کے علم میں یہ آیا ہے کہ آرمی چیف وزیر اعظم کو یہ لکھنے والے ہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق جو قانون بنایا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس سے فوج کی بدنامی ہوئی ہے۔ کامران یوسف نے کہا کہ آرمی چیف لکھنے والے ہیں یا نہیں اس پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ادارے کی ساکھ کو واپس بحال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پیچھے رہ کر اپنے ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو ISPR جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں بہت ایکٹیو تھا، مگر اب اس سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں لائی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی اب بھی غیر ملکی سفراء سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، مگر اب آپ کو کبھی کوئی خبر سامنے نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ بطور ادارہ اپنی ساکھ جو ہے وہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس وقت فوج کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر گزشتہ آرمی چیف کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر عمران خان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ لگتا ہے آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر عمران خان نے اس سے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی، اور عمران خان نے کہا کہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے تالی جو ہے وہ بجانا پڑتی ہے۔ تو اب اس معاملے کے اوپر حامد میر نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، اور وہ کس طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ جلتی آگ کے اوپر بجائے بجھانے کے اس کو تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ عمران خان کی آج کی گفتگو کا مقصد اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنا اور پریشرائز کرنا ہے، اور انہیں یہ پیغام دینا ہے کہ میرے ساتھ آ کر بات چیت کرو۔ اب
हामिद मीर अगर ये कह रहे हैं तो तीर वाकई निशाने पर लगा है, इमरान खान की बात आगे कम्युनिकेट हुई है और कांपे जो है वो टांगने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि ब्लैक मेलिंग का इल्ज़ाम जो है इस वक्त पीडीएम के ऊपर लगा हुआ है। पीडीएम के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रही है कि अभी इलेक्शंस के अंदर ना जाएं, क्योंकि आईएमएफ का मुआहदा कंप्लीट नहीं होगा और मुल्क जो है वो दिवालिया की तरफ जा सकता है। लेकिन हामिद मीर उसी चीज को टर्न करके इमरान खान की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की सीनियर सहाफियों के साथ की जाने वाली गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए हामिद मीर का कहना था, ऐसा लगता है कि इमरान खान को अब भी लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनकी कोई हिमायत मौजूद है और वो खुद भी कहते हैं कि मेरे लोगों से राब्ते हैं। यानी ये भी एक नई मतलब कि उन्होंने बात खड़ी कर दी है। हामिद मीर का कहना था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिला है, ठीक है, वो आइन और कानून के मुताबिक है, लेकिन जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे और नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते थे उनका आजकल के फैसलों से मुआजना करें तो आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। उनका कहना था कि इमरान खान समझ रहे हैं कि अभी उनकी पोजीशन बड़ी मजबूत है और वो बारगेनिंग करने की पोजीशन में है। उन्हें यह बताया जाता है कि आपकी सियासी मकबूलियत बढ़ गई है, इसलिए वो एस्टेब्लिशमेंट को डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हामिद मीर ने टेक्निकली एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि खान आपको बता रहे हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, यानी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हामिद मीर का कहना था कि जिस तरह से आज सदर आरिफ अलवी ने भी 30 अप्रैल की तारीख दे दी है, आजकल आरिफ अलवी को जो इमरान खान कहते हैं वो वही करते हैं। पहले वो मामलात को थोड़ा सा ताखीर का शिकार कर दिया करते थे। हामिद मीर का कहना था कि इमरान खान की आज की गुफ्तगू का मकसद एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करना, उन्हें प्रेशराइज करना और ये पैगाम देना है कि मेरे साथ आकर बातचीत करो, वरना मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो थोड़े दिन पहले मैंने एक अफसर का नाम लेकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। उनका कहना था कि इमरान खान की ब्लैकमेलिंग की स्ट्रेटजी पहले भी काम करती रही है और शायद उनका ख्याल है कि अब भी काम करेगी। उनकी ये बात बिल्कुल गलत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, वो बार बार एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं। कुछ हाजिर सर्विस फौजी अफसरान के नाम पुकार कर उन्हें तनकीद करते हैं। इसलिए मैं इमरान खान की बात से इत्तेफाक नहीं करता कि उनकी कोई लड़ाई नहीं है। तो ये दर हकीकत इमरान खान के ऊपर इन्होंने ब्लैक मेलिंग का इल्ज़ाम लगाया है कि गोया कि इमरान खान जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैक मेल कर रहे हैं। दर हकीकत ये दोबारा से जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एक लाडले वाला इमरान खान का जो बयानिया है वो कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, उस बयानिए को दोबारा खड़ा करके नवाज शरीफ का जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला बयानिया जो है उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और किस हद तक ये कामयाब होते हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।